Okay. So today we are going to start your last unit, that is the 6th unit of your Contract Act. आज हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो फिनिश हो जाएगा. इसका ये लास्ट यूनिट है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. तो इस कॉन्ट्रैक्ट का, इस यूनिट का नाम ही क्या है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है. इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स लिए हैं जो बेसिकली हमारे अभी तक के 5 यूनिट्स में कंसीडर नहीं किए गए थे. ये वो पॉइंट्स हैं. अब बाद में हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि ये लास्ट यूनिट में हमने वो वाले कॉन्सेप्ट्स लिए हैं जो कि यू कैन से कि अभी तक के 5 यूनिट्स के ऑपोजिट है थोड़े से. ठीक है, जैसे हम 5 यूनिट्स में हमने पहले 3 यूनिट्स में पढ़ा है कि पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, राइट. पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है, द पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. बट यहाँ पे आके हम बोलेंगे नहीं जी, माइनर भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, या माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता नहीं है, वो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो गया है, लेकिन वो वॉइड एब इनिशियो नहीं है, वॉइड एब इनिशियो नहीं होता है, राइट. यस, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है. अब देखिए, वैसे देखा जाए हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ही इन अ ब्रॉडर सेंस दे आर द टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. वन इज एब्सोल्यूट एंड अनदर इज अ कंटिंजेंट. एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज नो कंडीशन. तो अभी तक हमने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हैं उसमें ऐसे कोई कंडीशन नहीं होती थी, राइट. कोई भी कंडीशन नहीं लगाई जाती थी, कोई भी स्टिपुलेशन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता था, राइट. किसी कंडीशन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता था. ये होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये होगा तो मैं आपको ये चीज दूंगा, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है. ठीक है, वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट हमने अभी तक बनाए हैं. सो आप बोल सकते हो फर्स्ट यूनिट टू फिफ्थ यूनिट तक हमने क्या किया था, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात की थी. बट नाउ वी आर कमिंग, नाउ वी आर इन द टॉपिक ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट दो ही तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट और कंटिंजेंट. एब्सोल्यूट वो है जिसके बीच में कंडीशन नहीं है, विदाउट एनी कंडीशन है. कंटिंजेंट वो है जो जिसके साथ कंडीशन अटैच्ड है, राइट, स्टिपुलेशन अटैच्ड है, राइट. सो making money is a contingent on finding a good job, a good paying job. Now the contingent contract means the enforceability of that contract is directly depend upon happening and non happening of an event. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो डिपेंड करते हैं, मतलब इन कॉन्ट्रैक्ट्स की एनफोर्सेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. मतलब ये पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी और इवेंट के होने या ना होने पे, हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे. ठीक है, सो यही हमारी सेक्शन 31 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है. और कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, right, a contract to do or not to do something if some event, if some event collateral to such contract does or does not happen. मतलब हमने बोला है किसी कॉन्ट्रैक्ट को हम करेंगे to do or not to do something if, अगर हमारा कोई इवेंट, कौन सा इवेंट, विच इज कोलेट्रल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, जो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोलेट्रल होना चाहिए, डज और डज नॉट हैपन. तो डज और डज नॉट हैपन, टू डू और नॉट टू डू हैपनिंग, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों में है. हम कॉन्ट्रैक्ट को करेंगे या नहीं करेंगे, कोई भी इवेंट हैपन होता है या नहीं होता है, कौन सा इवेंट जो उसके साथ कोलेट्रल है. तो तीन ही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट को हमने पॉजिटिव डू करना है या नॉट टू डू करना है, नेगेटिव की बात होगी. ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी एक दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और वो इवेंट कोलेट्रल होना चाहिए. ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है. जिस भी आप इवेंट की बात करोगे वो इवेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोलेट्रल अटैच्ड होना चाहिए. ठीक है, कोलेट्रल मतलब अटैच्ड होना चाहिए. डज और डज नॉट हैपन कि वो कोलेट्रल इवेंट हैपन होता है या नहीं हैपन होता है. ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी, गारंटी, ये सारी चीजें हमारी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही फॉल करती हैं. अब देखो, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये जो चीजें हमने नाम लिया है ना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, गारंटी, इंडेमनिटी, ये सब चीजें. अब कॉन्ट्रैक्ट का अभी तक सीए फाउंडेशन तक हमने जो पार्ट किया है वो एब्सोल्यूट का ही था. कंटिंजेंट तो अब आपको जरा सा इसकी एक नॉलेज दे दी है. अब यहाँ पे वैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता. 6 यूनिट के बाद कॉन्ट्रैक्ट हमारे सीए फाउंडेशन के लिए खत्म हुआ है, बट एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ. अब एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट आपका सीए इंटर में जाके खत्म होगा. इंटर में हमारे पास ये चैप्टर्स आएंगे,
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये 3 चैप्टर्स हमारे पास आते हैं। मतलब इंटर में भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, बट वो ये वाले चैप्टर्स के साथ डील करता है। मतलब आप बोल सकते हो कि हमने सीए फाउंडेशन में क्या पढ़ा है बेटा, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, और सीए इंटर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो वहां पे एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा, जो पहले 5 यूनिट्स है वो वहां पे नहीं पढ़ाए जाएंगे आपको, राइट। वो आपको यहीं पे पढ़ा दिए गए। वो 5 यूनिट्स जो है वो बेसिक्स है, वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है, वो बेसिक है। एब्सोल्यूट नहीं समझेगा, कंटिंजेंट बिल्कुल नहीं समझ सकते आप, राइट। कंटिंजेंट का भी हमने यहाँ पे एक स्टार्ट कर लिया है, राइट। कंटिंजेंट को हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है, तो कंटिंजेंट हमने स्टार्ट किया है। अब इसको कंप्लीट कहाँ करेंगे, सीए इंटर में करेंगे, फाउंडेशन में वो कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ द कोलेटरल इवेंट, कोलेटरल इवेंट एज एन इवेंट विच इज नाइदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली परफॉर्म एज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट द होल कंसिडरेशन फॉर द परफॉर्मेंस। जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ का कोलेटरल इवेंट है, हम ये बोलते हैं कोलेटरल। देखो ये चीज ना बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, आप इसको ध्यान से समझिए, जो मैं जो बोलने के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कोलेटरल इवेंट क्या है, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं है, ना कॉन्ट्रैक्ट का कंसीडरेशन है, वो कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कुछ है, कॉन्ट्रैक्ट की कोलेटरल समथिंग है। कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा अगर ये इवेंट होता है, लेकिन ये इवेंट हो गया है तो ऑटोमेटिकली हम बोले कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है, ऐसा नहीं है। देखो मेरा शिप यहाँ पे पहुंचेगा, मेरे पोर्ट पे पहुंचेगा, देन आई विल डिलीवर यू समथिंग, राइट। सो मेरा शिप तो पहुंच गया, शिप पहुंच गया, दिस इज नॉट ऑटोमेटिक कि मैंने आपको डिलीवर भी कर दिया। डिलीवर करना एक अलग काम है, डिलीवर करना उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है। सो किसी भी कोलेटरल इवेंट का होना या ना होना उस कॉन्ट्रैक्ट की ना परफॉर्मेंस है, ना उस कॉन्ट्रैक्ट का कंसीडरेशन है, राइट। ये लाइन, ये पॉइंट आपके लिए समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस विल रियली हेल्प यू व्हेन यू विल सॉल्व योर क्वेश्चंस, योर केस स्टडीज इन योर एग्जाम्स, राइट। So now we are moving with the essential element of the contingent contract. Essential element of contingent contract में हमने क्या बोला है, the performance of the contingent contract would depend upon the happening and non-happening of some event. Event referred to its to is collateral to the contract. The contingent event should not be the mere will of the promisor, right? ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि contingent event जो है वो mere will, सिर्फ प्रॉमिसर की सिर्फ एक इच्छा, एक विल नहीं होनी चाहिए, वो एक्चुअल में इवेंट हमारा क्या होना चाहिए, कोलेटरल होना चाहिए, और वो कंटिंजेंट होना चाहिए, और यू कैन से कि वो अनसर्टन होना चाहिए, वो हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बियॉन्ड आवर पावर होना चाहिए, ठीक है। कंटिंजेंट इवेंट क्या है, जैसे शिप का आना या ना आना, शिप का हैपनिंग, उसका टू द टाइम, एट द टाइम पहुंचना या ना पहुंचना हमारे ऊपर डिपेंड थोड़ी करता है, राइट। अगर सी में सुनामी आ गया तो शिप कैसे पहुंचेगा हमारे पास। सो दिस इज नॉट द मेयर विल ऑफ प्रॉमिसर नहीं होता है। एन इवेंट मस्ट बी ऑलवेज अनसर्टन। उसी इवेंट को हम कोलेटरल या उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम कंटिंजेंट बोलते हैं जिसके साथ जो इवेंट अटैच हुआ है वो अनसर्टन है। अगर सर्टन है तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो क्या हो गया है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। जैसे मैंने ये समझाया था आपको। अब A agreed to sell his agricultural land to B. A ने अपना एग्रीकल्चर लैंड B को सेल करना है, ठीक है। B को सेल करना है तो उसके इसमें वो बोलता है कि अगर मुझे परमिशन मिल जाएगी देन आई विल सेल यू दिस लैंड। तो परमिशन मिलना या ना मिलना, दिस इज नॉट अनसर्टेन, दिस इज नॉट अनसर्टेन। If your papers are totally legal, if your papers are good, then definitely you will have the permission from the government or the government authorities. So this is not uncertain, right? आपका पेपर में पास होना, this is not uncertain, this is certain. If you will study properly, definitely you will pass it, right? So certain and uncertain वो चीजें होती हैं which is beyond the human power, right? बारिश का आना नहीं आना, सनराइज होना, सनसेट होना, these are the uncertain things. सुनामी आना, ये सब चीजें uncertain है। इसके ऊपर, इसके साथ अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड है then that contract is a contingent contract, otherwise not, right? जैसे द कंटिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी द मेयर विल ऑफ द प्रॉमिसर, इसमें हमने क्या एग्जांपल लिया था, इफ ए प्रॉमिसेस टू पे बी 1 lakh if A left Delhi for Mumbai on the particular day,
It is a contingent because it is a contingent contract because going to going to Mumbai is an event no doubt with the A's will, but it is not merely his will, right? ये सिर्फ उसके will नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, ये मतलब यू कैन से कि आप बाय एयर जा रहे हो या बाय रोड जा रहे हो, आप एक्चुअली यहाँ से चले हो वहां तक पहुंच जाओगे, ये तो अनसर्टन है ना, बीच में ड्यू टू एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है, राइट? तो ये चीज अनसर्टन है, राइट? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप अगर देखो लॉ में अगर आप कम से कम अपनी नजरों के सामने से 10-12 एग्जाम्पल निकाल लेते हो, आप अपने स्टडी मटेरियल को पढ़ लेते हो, देन यू विल बी एबल टू इजिली अंडरस्टैंड कि कौन सी बात कैसे रिलेट करनी है। अदरवाइज आप चीजों को सिर्फ प्रोविजन पढ़ के आप समझ नहीं सकते, आपको एग्जाम्पल्स को पढ़ना है, उसकी लैंग्वेज को समझना है, जिससे आप फिर इजिली समझ पाओगे कि हमने प्रोविजंस को कैसे कनेक्ट करना है या उनके जो एग्जाम्पल्स को कैसे कनेक्ट करना है, राइट? ओके, सो उसके बाद हम चलते हैं एनफोर्समेंट ऑफ द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमने यही 5 पॉइंट्स डाले हैं। कंटिजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, कंटिजेंट नॉट एन ऑन contingent on an event not happening, मतलब happening and non happening of an event, future conduct of the living person, contingent on happening and non happening of certain event at the fixed period, and contingent on an impossible event, right? हाँ जी, अब ये 32 एंड 33 को हमने एक पॉइंट बनाया है बेसिकली, 34 को एक पॉइंट है, 35 को एक पॉइंट है, 36 अनदर पॉइंट है। तो 32 एंड 33 में हमने क्या बोला है कि एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है, हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट पे। कोई इवेंट टाइम से हो गया या कोई इवेंट टाइम पे नहीं हुआ है, उसके ऊपर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होता है। चाहे हम इसका एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी या बैंक ले सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया है, इफ योर शिप विल नॉट अराइव ऑन दिस डेट at this particular port, then I will give you this amount, right? So this is contingent contract. बैंक क्या बोलता है, अगर आपका शिप इस डेट पे आ जाता है, देन आई विल गिव यू द फंडिंग, राइट? आई विल गिव यू द फंड्स, क्योंकि आपको फंड्स चाहिए होंगे, आपको वो शिप आ गया है, आपका उसमें सामान है, तो आपको उसमें ट्रेडिंग करना है, तो आपको फंड्स चाहिए होंगे, देन वी विल प्रोवाइड द फंड्स। तो इंश्योरेंस कंपनी और बैंक का जो काम होता है उसको हमने क्या बोला है कि ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का काम है, राइट? अब हमने यहाँ पे 34 में हमने क्या बोला है, कंडक्ट ऑफ द लिविंग पर्सन। यहाँ पे हमने एग्जांपल क्या लिया है, if A agrees to pay B a sum of money, if B marries C, C marries D, the act of the C has rendered the event of B marrying C as an impossible, मतलब conduct of the human being which shows some impossibility, so वो contingent contract नहीं है। आप ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते, A B को कहता है कि I will give you this money if B marries C, C marries D, D marries E, it is not possible। इम्पॉसिबिलिटी है इसमें, लेकिन ये ह्यूमनली इम्पॉसिबिलिटी है, सो इवन देन ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में ये नहीं आता है, ठीक है? उसके बाद है कंटिजेंट ऑन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स्ड टाइम पीरियड। यस, यू कैन स्पेसिफाई द टाइम पीरियड आल्सो, कि अगर मेरा कोई शिप विद इन मतलब विद इन फ्यू डेज, मतलब टिल 20th मई तक आ जाता है एट 6 PM, राइट? आपने टाइम स्पेसिफाई कर दिया, आपने डेट स्पेसिफाई कर दिया, आपने एरिया या प्लेस भी स्पेसिफाई कर सकते हो आप। सो अगर उसके बाद शिप आता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, आपकी वो कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन, टाइम की कंडीशन भी लगाई जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कंटिजेंट है, दैट इज कंटिजेंट। उसके बाद हमने बोला है कंटिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर अगर आप कुछ कंटिजेंसी करते हो तो वो वॉइड है, तो उसको हम, अब यहाँ पे हम वो वाली चीजों की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, राइट? ह्यूमनली पॉसिबल चीजें नहीं है, ठीक है? हाँ जी, दिस वॉज यूर अबाउट द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमने सिर्फ ये देखना होता है हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, right, with the collateral event which is happened or not happened on that date, right? So कोई contingent contract है, कोई हमारा जो collateral event है वो happen होता है या नहीं happen होता है, उसके बिहाफ पे हमने ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग डिसाइड की है। तो इसमें मेन जो कंडीशन रहती है वो कंटिजेंट, हमारी जो कोलेटरल इवेंट है उसकी रहती है, राइट? ओके, सो नाउ वी आर मूविंग विद द वेजरिंग।
वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसको वेजरिंग के साथ इसको कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे दिया गया, इसको ओनली वेजरिंग भी बोले तो भी ठीक है। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो वॉइड है, राइट, ये वॉइड है, ठीक है, जो लीगल नहीं है, जिसको एनफोर्सेबल नहीं कराया जा सकता, राइट। वेजरिंग मीन्स, वेजर मीन्स अ बेट, इट इज अ गेम ऑफ चांस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और लॉसिंग इज अनसर्टेन। यहाँ पे जीतना हारना अनसर्टेन है, सर्टन नहीं है। देखो वेजरिंग भी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर ही डिपेंड है, कंटिजेंट भी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड है, बट दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो सही है, ठीक है, लेकिन वेजरिंग, वेजरिंग इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज नॉट अलाउड। पार्टीज इन, देखिए लेकिन ये वॉइड है, ये इलीगल नहीं है, ये भी ध्यान रखना है हमको। पार्टीज इन्वॉल्व इन अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली एग्री अपॉन द नेचर ऑफ द एग्रीमेंट दैट आइदर वन विल विन, ठीक है। देखो इसके डिफरेंस पे आ जाइए। Contingent contract is a contract to do or not to do something with reference to the collateral event happening and non-happening. Wagering agreement is a promise to give money or money's worth with reference to an uncertain event happening and non-happening. दोनों में happening and non-happening की बात हो रही है। Contingent contract may not contain reciprocal promise. इसमें कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता, राइट, मतलब रेसिप्रोकल मीन्स कि जो शिप का आना, जो शिप आया है, राइट, उसके बिहाफ पे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, बट वो शिप, जो शिप का इवेंट हो रहा है उसमें कुछ रेसिप्रोकल नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन वेजरिंग इवेंट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस इन्वॉल्व है, ठीक है। इन अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट द इवेंट इज अ कोलेट्रल, यहाँ पे वेजरिंग में अनसर्टन इवेंट इज द कोर फैक्टर, मतलब यहाँ पे हमारा जो इवेंट है वो कोलेट्रल होता है, राइट, वो मेन नहीं है, कोर फैक्टर नहीं है, वो कोलेट्रल है, अटैच्ड है। बट वेजरिंग में अनसर्टन जो इवेंट है दैट इज अ कोर फैक्टर, ठीक है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट बी वेजरिंग इन नेचर, बट द वेजरिंग इज ऑलवेज कंटीजेंट, बिकॉज वेजरिंग, कंटीजेंट का मतलब ही क्या है कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे हमारा कोई ना कोई इवेंट कनेक्टेड है। कनेक्टिंग पार्टीज हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, जो हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पार्टी सब्जेक्ट मैटर में रिलेट करती हैं, सब्जेक्ट मैटर में उनका इंटरेस्ट होता है, राइट। जब हम शिप की बात कर रहे हैं, ए एंड बी का इंटरेस्ट है, ए का इंटरेस्ट है 100 बेल्स ऑफ कॉटन देने का, मनी लेने का, बी का क्या इंटरेस्ट है 100 बेल्स ऑफ कॉटन लेने का। लेकिन वेजरिंग में हमारा कोई इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर पे होता ही नहीं है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेन, रेन आएगी देन आई विल गिव यू 1 लाख, तो रेन के आने से एक्चुअली मुझे क्या होने वाला है, रेन क्या है वो मेरे लिए मैटर नहीं करती, वी आर जस्ट डूइंग अ बैटिंग, वी आर जस्ट प्लेइंग विद द मनी, वी आर जस्ट प्लेइंग विद द कार्ड्स, यू कैन से दिस इज अ गैम्बल, ठीक है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ द म्यूचुअलिटी ऑफ द लॉस एंड गेन, बट द वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज द गेम लॉसिंग गेनिंग अलोन मैटर्स। लेकिन देखो कंटीजेंट में हम क्या बोलते हैं, लॉस और गेन की बात नहीं होती है, राइट, मतलब वहां पे म्यूचुअल लॉस या गेन है। लेकिन वेजरिंग में ना एक का लॉस है, एक का प्रॉफिट है, बारिश हो गई तो एक को तो प्रॉफिट होने वाला है ना, दूसरे को लॉस होने वाला है। लेकिन कंटीजेंट में दोनों पार्टीज को या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर हम बेल्स ऑफ कॉटन की बात करते हैं, ए ने बेल्स ऑफ कॉटन दिया बी को बेल्स ऑफ कॉटन मिला, ए को पैसा मिला ना, ए को अपना कंसिडरेशन मिला, तो दोनों को प्रॉफिट हुआ। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हैपन ही नहीं होता, दोनों को लॉस है, किसी को 100 बेल्स ऑफ कॉटन नहीं मिल रहा, किसी को पैसा नहीं मिल रहा। लेकिन वेजरिंग में एक का प्रॉफिट है, दूसरे का लॉस है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। वन मोर डिफरेंस इज दैट contingent contract is valid and wagering contract is totally void. So these are the difference points, point of differences between the contingent contract and the wagering contract. Yes, now we are moving with the last part of your this particular unit, that is a quasi contract. Quasi contract क्या होता है, जो अभी तक देखो quasi contract को लास्ट में डाल के रख दिया है, क्यों डाल के रख दिया है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक जो हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, कंटीजेंट भी पढ़ा, एब्सोल्यूट भी पढ़ा, एवरीथिंग जो हमने पढ़ा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में आके वो फेल हो जाता है, राइट। हम शुरू से पढ़ते आए हैं, देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, देयर मस्ट बी मेजर पार्टीज, देयर मस्ट बी साउंड पर्सन, सो दैट पर्सन मस्ट बी साउंड, बट यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा हो गया। अभी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट किस एक डॉक्ट्राइन के ऊपर डिपेंडेंट है, ये उस डॉक्ट्राइन के ऊपर डिपेंडेंट है, नो मस्ट
नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ द अनदर पर्सन्स लॉस। कोई भी एक इंसान दूसरे पर्सन के प्रॉफिट से अमीर नहीं हो सकता। उसको बेनिफिट अगर मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है और दूसरे पर्सन को लॉस हो रहा है, सो वो ऐसे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। सो अनजस्ट रीचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पर्सन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आप सीधे से सेक्शन देखो, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शंस आप सीधे से बड़े आराम से याद कर सकते हैं, 68 to 72, राइट। 68 में क्या है, अगर हम किसी को कोई अनसाउंड पर्सन है या कोई माइनर पर्सन है, उसको अगर हम कुछ भी नेसेसरी सप्लाई करते हैं, उसको शेल्टर देते हैं, फूड देते हैं, खाना देते हैं, क्लोथिंग देते हैं, वी कैन डू दैट, राइट। बट वो पर्सन हमारे साथ बाउंड हो गया है हमको रीइंबर्स करने के लिए अमाउंट। कैसे रीइंबर्स करेगा वो हमको अमाउंट? we will reimburse, we will get the amount from the estate of that person। उसकी प्रॉपर्टी में से हम ये पैसा लेंगे, reimbursement करेंगे from the property of the incapable person, right। ये चीज हमको याद रखनी है। उसके बाद है पेमेंट बाय द इंटरेस्टेड पर्सन। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन का मतलब मैंने बताया था आपको, क्या होता है कि अगर हम किसी घर में, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर लिविंग इन दिस रेंटेड हाउस और इसके ऊपर कोई हाउस टैक्स है, तो हाउस टैक्स हमारा ऑनर पे नहीं कर रहा है, हमने पे कर दिया, ठीक है। सो हमने अगर हाउस टैक्स पे कर दिया तो ऑनर की यहाँ पे छुट्टी नहीं हो गई है। ऑनर विल नॉट बी फ्री फ्रॉम दिस कि ठीक है रेंट जो टेनेंट है उसने पे कर दिया तो मुझे अब पे नहीं करना, नहीं। वी विल रीइंबर्स दिस अमाउंट फ्रॉम दैट पर्सन। वी आर द इंटरेस्टेड पार्टी, क्योंकि हम इस घर में रह रहे हैं, सो वी आर इंटरेस्टेड पार्टी। पेमेंट अगर इंटरेस्टेड पार्टी ने की है तो वो एक्चुअल ऑनर से रीइंबर्स करवा सकता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वहां पे जो हमारा वो ऑनर है वो यहाँ पे इस चीज को क्या नहीं कर सकता है, रिफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाउंड हो जाता है, ठीक है। ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन एंजॉयिंग द बेनिफिट्स ऑफ द नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट। किसी का भी कोई भी सामान हमारे पास विदाउट एनी पर्पस बाय मिस्टेक, कोई डिलीवरी हमारे घर पे किसी सामान की हो गई है, सो वो वी आर बाउंड बाय द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट टू रिफंड दैट अमाउंट, राइट। रिफंड दैट अमाउंट और दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। कोई भी चीज आपके पास गलती से आपके घर पे आ गई है, आपको उसको वापस करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद है आपने किसी की कोई वैल्यूएबल चीज आपके पास गिरी हुई मिल गई आपको या पड़ी हुई कहीं पे मिल गई, सो यू आर बाउंड बाय द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कि आप उसको ढूंढ के उसके ऑनर को उसको दे दीजिए, या पुलिस स्टेशन या जहां पे भी आप दे सकते हो, यू हैव टू डू दैट, राइट। लास्ट इज द मनी पेड बाय मिस्टेक। आपके अकाउंट पे गलती से किसी के पैसे आ गए, बाय मिस्टेक आ गया है, तो आप ये नहीं कह सकते आपने कैसे पैसा डाल दिया, मैं आपको रिटर्न नहीं करूंगा। यू आर बाउंड बाय द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखो जो कॉन्ट्रैक्ट के हमारे इंसेंशियल एलिमेंट्स थे, टू पार्टीज मस्ट बी देयर, वैसा तो हुआ ही नहीं, टू पार्टीज तो थी ही नहीं भाई। हम अकेले ही बाउंड हो गए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में, क्यों? क्योंकि हमारे अकाउंट में किसी ने गलती से पैसा डाल दिया। सो अब नाउ वी आर बाउंड बाय मिस्टेक। हम बाय मिस्टेक उसने पैसा डाला, लेकिन हम बाउंड हो गए उसको रिटर्न करने के लिए। तो दो पार्टीज तो हुई नहीं, हमने अपनी मर्जी तो यहाँ पे जाहिर ही नहीं की, हमारी कोई मर्जी का मतलब ही नहीं है। मतलब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज अ नो सेंस ऑफ आवर स्वीट विल, राइट। पूरे कॉन्ट्रैक्ट में हम बात करते हैं देयर मस्ट बी अ फ्री कंसेंट, कंसेंट मस्ट बी देयर एंड दैट कंसेंट शुड बी फ्री। पर यहाँ तो कंसेंट ही नहीं है, फ्री का तो मतलब ही नहीं आता, राइट। सो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज नो कंसेंट, हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं। देखो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, वी आर गिविंग आवर कंसेंट। हम किसी की सर्विस लेते हैं तो हम कंसेंट देते हैं ना। मैंने कोई टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी हायर की है, मैं यहाँ से बैठ के कहीं पे गई हूँ तो मैंने उसकी सर्विसेज हायर की ना, देन आई विल बी बाउंड। बट यहाँ पे तो आप कुछ भी हायर नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट अटेनिंग एनी फैसिलिटी, यू आर नॉट हैविंग एनी फैसिलिटी, इवन देन यू आर बाउंड बाय द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, राइट। So is this point clear to everyone? So this is all about your all units। all units हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से खत्म हो जाते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बच्चों को डाउट रहता है एट द एंड, जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, क्वाजी और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत आती है कि इसका क्या डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस होगा। बट आप इसको अच्छे से समझें, सिंपल सी ये बात याद रखें कि यहाँ पे टू पार्टीज ही नीडेड नहीं है। जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा वो यहाँ पे नीडेड ही नहीं है, एक्चुअल में वन पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो जाती है, राइट। और इसके लिए ये सिर्फ आप 5 सेक्शंस पढ़ लीजिए, योर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट विल बी क्लियर एंड दिस इज डेड श्योर। आपको पेपर में क्वेश्चन अगर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आता है, इन 5 पॉइंट्स में से ही आता है, 6 इसका कोई पॉइंट ही नहीं है और कोई पॉइंट ही नहीं बनता इसका, राइट।